अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोर्स। रेलिवेंट सेक्शन जो इस पोर्शन से डील करते हैं वो है सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 158 तक। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये कवर करना है कि वो कौन से सोर्स ऑफ इनकम है जिन सोर्स ऑफ इनकम से जब आपको इनकम जनरेट हो रही हो टैक्स पेयर को, तो उसी टाइम ही इनकम जनरेट होने के टाइम इनकम जब जनरेट होती है तो जिस टाइम उस सोर्सेज से पेमेंट रिसीव हो रही होती है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट उससे टैक्स उस सोर्स ऑफ इनकम पर उससे डिडक्ट कर लिया जाता है। इस पोर्शन में बेसिकली भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्कस किए गए हैं जिन पर आपसे जिस टाइम उन सोर्सेज से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, पेमेंट आपको पे की जा रही है, उस टाइम से टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जिसमें सैलरी इनकम आ जाती है, आपकी रेंटल इनकम आ जाती है, आपकी फ्रीलांसिंग इनकम आ जाती है, डिविडेंड आ जाता है, प्रॉफिट ऑन डेप्ट आ जाता है, मतलब कि जो आपके बैंक में सेविंग आउट होते हैं उससे जो आपको इनकम जनरेट हो रही होती है तो वो आपका प्रॉफिट डेप्ट पे कंसीडर किया जाता है, उस पर से आपसे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह आप अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से कोई सर्विसेज ले रहे हो, उससे पेमेंट दे रहे हो, तो उसकी नॉन रेजिडेंट पर्सन की पेमेंट भी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस पोर्शन ऑफ लॉ जो है वो टैक्सेबल है, उस पर भी टैक्स लगता है। आपने उसे भी पूरी पेमेंट नहीं देनी होती, उस पर कुछ टैक्स डिडक्ट करना होता है। यही डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। यही हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर करने हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन कवर करते हैं हर सेक्शन को, लेकिन इन तमाम सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसको याद रखने की एक टिप दे दूं। तो अगर आप वो टिप ये है कि इन तमाम सेक्शन में हर सेक्शन में बेसिकली 6 मेजर चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि किस सोर्स के ऊपर आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, मतलब किस सोर्स ऑफ इनकम पर आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाता है। सेकेंडली ये कि किस पर्सन से ये टैक्स वसूल किया जाएगा। नंबर थर्ड ये कि कौन पर्सन यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि किसी पर्सन की कोई सोर्स ऑफ इनकम इस पर टैक्स डिडक्ट होना है, लेकिन वो टैक्स डिडक्ट किससे करना है, लॉ ने किसको ऑथराइज़ किया हुआ है इस चीज़ के वास्ते, कौन टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। एंड नंबर 4 ये कि किस रेट के हिसाब से आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। नंबर 5 ये जो टैक्स आपसे टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है उस टैक्स की नेचर क्या है। एंड नंबर 6 ये कि जिस इनकम पर आपसे टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है वो इनकम किस रिजीम में फ़ॉल करेगी। यही 6 मेजर चीज़ें जो हैं वो हर सेक्शन के अंदर कवर की गई हैं। अगर तो आप ये 6 हेडिंग ही अपने माइंड में रख लेते हो तो सब सेक्शन हर सेक्शन के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये 6 इंटायरिटी से 6 एंट्रीज़ जो है वो हर सेक्शन में ही आनी है। यही 6 मेजर चीज़ें जो है वो हर सेक्शन में कवर हुई हैं। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 149 जो कि डील करता है सैलरी से। इसका मतलब ये कि जब आपको सैलरी से इनकम जनरेट हो रही है उस पर आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, ये इस सेक्शन में बताया जा रहा है। इसके टोटल बेसिकली 4 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इसको स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉई shall at the time of payment deduct tax from the amount paid at the employee average rate of tax computed at the rate specified in Division 1 of Part 1 of first schedule on the estimated income of the employee chargeable under the head salary for the tax year in which the payment is made, including tax under section 4AB. वो कह रहे हैं कि हर वो बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करने के लिए। वो कौन पर्सन होता है जिसने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी होती है, वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर होता है। तो कह रहे हैं कि जब एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है ना, तो जिस टैक्स ईयर के अंदर उसने उसे सैलरी पे करनी है, उस जिस टैक्स ईयर के अंदर उस सैलरी पर जितना ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 में जो रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, जितना टैक्स बनता है उस सैलरी पे उस रेट के हिसाब से उस टैक्स ईयर के अंदर इस शेड्यूल के रेट के हिसाब से उसने वो उतना टैक्स डिडक्ट करके उसे वो सैलरी बाकी की उसको देनी है। यहाँ पर जो टैक्स रिडक्शन के हवाले से उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से उसने उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है। ये जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला इसी सेक्शन के सब सेक्शन 3 में बताया गया है, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं अभी आपको ज़रा सब सेक्शन कवर करवा दूँ, इसको एग्जांपल समझा दूँ, और जब हम लोग एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर आएंगे तब मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना ये ज़रा कॉम्प्लेक्स करता है, लेकिन हम अपनी जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले की तरफ एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे। ये तो उसने कह दिया कि इसने उस पर से टैक्स डिडक्ट करके उसको उसकी सैलरी देनी है, ओवरऑल पूरी नहीं देनी, और किस रेट के हिसाब से देनी है, उस किस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है,
वो रेट स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 के अंदर। मतलब जिस टैक्स ईयर के लिए उसे सैलरी पे कर रहा है, उस टैक्स ईयर के अंदर इस शेड्यूल के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया गया है कि कितना टैक्स डिडक्ट होना है उसकी सैलरी पर, उसने उतना टैक्स डिडक्ट करके बाकी की उसको सैलरी देनी है। लेकिन ये टैक्स डिडक्ट करने से पहले उसके ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि जो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उसमें ये सेक्शन 4A(b) का टैक्स भी शामिल होगा। ये टैक्स डिडक्ट करने से पहले इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन एक और भी है, वो आगे बताई हुई है। कह रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉई अंडर अदर हेड एंड टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 61 एंड 63 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो कह रहे हैं कि टैक्स तो डिडक्ट विद हेल्ड करके देना है सैलरी की इनकम पर जितना बनता होगा, लेकिन पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि कहीं आया इस एम्प्लॉई को कोई टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल तो नहीं है, मतलब इसको टैक्स क्रेडिट ये क्लेम तो नहीं कर सकता सेक्शन 61 63 के तहत। टैक्स क्रेडिट बेसिकली ये होता है जो कि ये डिडक्शन से और एक्सपेंसेस से ऑपोजिट है। डिडक्शन और एक्सपेंसेस आपकी टैक्सेबल इनकम को डायरेक्टली तौर पर रिड्यूस करती हैं। टैक्स क्रेडिट ये होता है जो कि आपकी जो टैक्स आप पर बन रहा है ना, टैक्स लायबिलिटी, उसको रिड्यूस करता है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप पर जनरल टैक्स बन रहा है 15,000, आपने 5,000 रुपये कोई चैरिटी के फंड में दिए हुए हैं, तो वो आपकी जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो 15,000 है उसमें से 5,000 आप टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं और आपको आप टैक्स लायबिलिटी जो आप पर रहेगी वो 10,000 हो जाएगी। नहीं, टैक्स क्रेडिट जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही रिड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर ऑफ इट। जो हमारी डिडक्शन होती हैं वो हमारी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं। यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख बन रही है, आप फ़र्ज़ कर लें आपने 50,000 के कोई एक्सपेंसेस किए हुए जिसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो वो आपकी 6.5 लाख इनकम हो जाएगी। अब उसके ऊपर 6 तो एग्जाम्प्ट है, 50,000 के ऊपर 5% के हिसाब से जो आप पर टैक्स बनेगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करती हैं और टैक्स क्रेडिट जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो टैक्स क्रेडिट जो है वो टैक्स जो डिडक्शन से ऑपोजिट होते हैं इस सेंस में। टैक्स क्रेडिट बेसिकली ये होते हैं। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसने टैक्स तो डिडक्ट कर विद हेल्ड करना है उसकी सैलरी पर जितना बनता है जो इस स्पेसिफिक रेट में बताया गया है, फिर उसके बाद उसने उसको सैलरी देनी है। लेकिन ये टैक्स विद हेल्ड करने से पहले उसने ये मेक श्योर कर लेना है कि कहीं आया इस एम्प्लॉय को कोई टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल तो नहीं है, मतलब वो तो इसको अलाउ नहीं है, वो तो नहीं क्लेम कर सकता, या फिर इसका किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से पे जो इसकी इनकम आ रही है उस पर से जो इस पर कोई टैक्स विद हेल्ड हुआ। अगर तो कोई ऐसा है उस पे, तो इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद उसने इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने हैं, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर इसने इसकी सैलरी के हेड पे से टैक्स डिडक्ट करना है। मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बंदे पर ना ज़्यादा उससे टैक्स विद हेल्ड ना किया जाए, उस पर ज़्यादा लायबिलिटी ना बने। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन है, उसकी 7 लाख इनकम है। अब 7 लाख के ऊपर 6 लाख तो एग्ज़ैम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से गाल में 15,000 रुपये टैक्स बनता है। अब सैलरी के ऊपर उस पे 15,000 टैक्स की लायबिलिटी आ गई, यानी उसने 15,000 रुपये उस पर टैक्स डिडक्ट करना है। लेकिन वो ये देखता है कि दूसरा हेड ऑफ़ इनकम फ़र्ज़ कर लें उसका बिज़नेस है और उस बिज़नेस के ऊपर भी उसको इनकम जनरेट हुई है और उसके ऊपर भी उसकी 15,000 की टैक्स की लायबिलिटी थी, लेकिन वहाँ से उसके ऊपर 25,000 रुपये टैक्स उसका पे किया हुआ निकल आता है। और इसी तरह 5,000 का उसको टैक्स क्रेडिट, उसने कोई चैरिटी में पैसे दिए हुए हैं, उसको टैक्स क्रेडिट भी अलाउ है। तो अभी आप देखें कि इस बंदे के ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर बन रही है, आप देखें 15,000 सैलरी की तरफ से और 10,000 रुपये, 15,000 ही आप लगा लें इसकी बिज़नेस वाली साइड से भी बन रही है। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर 30,000 रुपये बन रही है। बिज़नेस वाली साइड से इसने 10,000 टैक्स पहले ही पे किया हुआ है और टैक्स क्रेडिट भी इसके पास 5,000 हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि बिज़नेस वाली साइड से उसने 25,000 ही पे किया हुआ है और टैक्स क्रेडिट भी इसे 5,000 के एडमिसिबल है। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी इस पर 30,000 की बन रही थी, तो 30,000 का टैक्स तो उसके पास पहले से ही निकल आया, तो फिर वो उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे, वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। यानी सैलरी के ऊपर टैक्स विद हेल्ड तो करना है, लेकिन पहले ये देख लेना है कि इसको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ तो नहीं है, किसी और दूसरे हेड में इस पर ज़्यादा टैक्स तो डिडक्ट नहीं हो गया। अगर तो
हुआ है तो फिर वो एडजस्टमेंट कर लेगा, उसी जगह पे सैलरी वाले में से नहीं टैक्स डिडक्ट करेगा। वो कह रहे हैं ये ऐसा उसने, लेकिन ये एडजस्टमेंट उसने करनी है उससे प्रूफ लेने के बाद, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद कि हाँ वाकई आप एलिजिबल हो, यानी कि कोई डोबियस ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन तो नहीं शो कर रहा एम्प्लॉई, जानबूझ के तो नहीं कर रहा कि मेरी इनकम पर मुझे टैक्स फ्री होकर जनरेट हो जाए, मुझसे टैक्स ना लिया जाए। अब ये जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए करता है, ये वो इसलिए करता है कि टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मतलब ये मेक श्योर करे कि इस टैक्स ईयर में इस बंदे से, इस एम्प्लॉय से, इस मुलाजिम से कितना टैक्स विदहेल्ड हो चुका है, और ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं इस पे कोई ज़्यादा टैक्स या कम टैक्स की डिडक्शन तो नहीं हो गई इस पर्सन पे, और ये देखने के लिए कि हो सकता है इससे टैक्स डिडक्ट ही ना हुआ हो। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के लिए वो ये इससे पूछता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेता है कि भई आपको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ तो नहीं है, आपसे कोई किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम पे से आप की इनकम पर कोई टैक्स विदहेल्ड तो नहीं हुआ हुआ। ये तीनों चीज़ें चेक करने के लिए वो इससे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम लोग इसके एवरेज रेट ऑफ टैक्स की तरफ जाएंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि एक पर्सन जो है वो एम्प्लॉई है, अब फर्ज कर लें उसकी 7 लाख जो है वो सैलरी है एनुअल। अब 6 लाख की तो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, अब 1 लाख के ऊपर हम लोगों ने देखना है कि 5%, ये रेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टैक्स रेट कार्ड जो टैक्स ईयर 2025 के लिए चल रहा है इस टाइम, तो आप देख सकते हैं 6 से 12 लाख के दरमियान की जो इनकम है उसमें कह रहे हैं कि 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन 6 लाख से जब आगे जाती है तो 5% आ जाता है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि 1 लाख का जो है वो 5% कितना बनता है। मतलब 1 लाख का 5% हमारे पास आया 5000, यानी 5000 जो है इस बंदे का एनुअल टैक्स है सैलरी के ऊपर उसका बनना है, लेकिन उसने तो मंथली टैक्स डिडक्ट करना है क्योंकि उसको तो मंथली सैलरी मिल रही है। तो मंथली के फिर हम मंथली अब हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से, यानी 416 जो है वो उस बंदे का मंथली टैक्स डिडक्ट होगा। और इसी तरह अब आप इसकी 7 लाख से भी मंथली इनकम निकाल लें, यानी मंथली सैलरी इसकी जो है वो 58,333 है और उसके ऊपर 416 टैक्स डिडक्ट होना है, यानी 58,333 इस बंदे को पूरी नहीं मिलनी, 416 यानी 57,917 इसको मिलेगा और इतना टैक्स जो है वो इस बंदे पर डिडक्ट होगा। ठीक है, ये तो थी जनरल कैलकुलेशन, मतलब आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो कि ये इसकी एनुअल सैलरी है, इस पर ये रेट है, तो इस तरह जो है वो इस बंदे का टैक्स डिडक्ट करके एक एम्प्लॉई जो है इस पर ऑब्लिगेशन है उसका टैक्स हेल्ड करके उसको उसकी सैलरी देगा, पूरी नहीं देगा, उस पर टैक्स डिडक्ट कर कर देगा अगर तो वो सैलरी की इनकम टैक्सेबल कैटेगरी में फॉल करेगी। फ़र्ज़ करें अगर उसकी है ही 6 लाख, 6 लाख उसकी सैलरी है, तो 6 लाख पर तो टैक्स है ही नहीं। 6 लाख को भी अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 50,000 की सैलरी है, यानी अगर आपकी 50,000 की सैलरी होगी तो फिर उस टाइम आपको ओवरऑल ही मिलेगी, उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं आ रही। मसला तब होगा जब आपकी 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, फिर उस पर उस रेट के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा एनुअल। उस एनुअल को आप 12 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मंथली आप पर कितना आपके एम्प्लॉयर ने आपसे टैक्स डिडक्ट करना है। ये है एक लेमैन फार्मूला, आप समझ लें कि ये है एक सिंपल कैलकुलेशन जिससे आप एक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इसका कितना टैक्स विदहेल्ड करना है सैलरी की इनकम पर। लेकिन लॉ में चीज़ें आसान नहीं होती, वहाँ पर उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट सेट किया हुआ है, कैलकुलेशन उसका भी यही रिजल्ट आएगा लेकिन वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और समझना मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने पहले एक ये सिंपल ट्रिक बता दी कि इस तरह भी आप इसका मंथली कितना टैक्स विदहेल्ड करना है आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, जो उन्होंने कहा था कि उस रेट के हिसाब से आपने इसकी मंथली सैलरी की इनकम पर टैक्स विदहेल्ड करना है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की। वो जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फार्मूला है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, रिज़ल्ट उससे भी यही आएगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो समझना उसको उस वहाँ से जो है वो टैक्स कितना डिडक्ट करना है निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये ज़रा सिंपल कैलकुलेशन से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम कवर इसको भी करेंगे, तो ये क्या कहता है, वो कहते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ एन एम्प्लॉई है फॉर अ टैक्स ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला नेमली। सो वो कह रहे हैं यहाँ पर वो हमें ये समझा रहे हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है ना एम्प्लॉई का उसकी टैक्स ईयर में जितनी जो इसकी इनकम बन रही है सैलरी इनकम पर, उसका जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उस इनकम पर किस रेट के हिसाब से टैक्स की डिडक्ट होगा,
वो इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाना है, जो कि ए डिवाइडेड बाई बी। अब बी बेसिकली ये है कि आपकी उस सैलरी के हेड में टोटल सैलरी ओवरऑल उस यानी आपकी एनुअल सैलरी क्या है। बी जो है वो आपकी एनुअल सैलरी है, प्लस उसमें जो आपका सेक्शन 4A के अंदर टैक्स चार्जेबल आप पर बनता है वो भी शामिल है। और ए ये है कि आपकी जो उस बी के ऊपर में जो आपकी जो आपकी टैक्सेबल सैलरी है ना, उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स आप पर बनता है, ए बेसिकली वो है। सो ए ये है कि जो टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ए है वो, और बी ये है कि जो आपकी एनुअल सैलरी है वो। सो इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं तो फिर हमें बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। जी, सो फर्ज ये करें कि आपकी जो है वो एनुअल सैलरी है 12 लाख। अब 12 लाख में 6 लाख तो है एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स। 6 लाख का 5% निकालें तो वो बनता है 30,000। अब हमें ये पता चल गया कि ए क्या है 30,000 और एनुअल सैलरी कितनी थी 12 लाख। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख किया तो हमारे पास क्या परसेंटेज एवरेज रेट ऑफ टैक्स का क्या फॉर्मूला आया, वो है 0.025। अब ये एक डेसिमल है, ये परसेंटेज नहीं है। इस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चल गया कि हमारी जो मंथली सैलरी के ऊपर जिस एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की टैक्स डिडक्शन करनी है वो है 2.5। अब 12 लाख सैलरी है, इसका मतलब मंथली सैलरी उस बंदे की लाख है। 12 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली सैलरी इसकी लाख है। लाख पे 2.5 के हिसाब से उसने टैक्स डिडक्ट करना है। अब 2.5 के हिसाब से जब उसने टैक्स डिडक्ट किया तो 2500 रुपये उस बंदे का टैक्स डिडक्ट हो रहा है मंथली। अब आप देखेंगे एनुअल टैक्स कितना बन रहा है 30,000, मंथली टैक्स है हमारे पास 2500। क्या ये हमारा सही टैक्स डिडक्शन हुई है? इस 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 30,000 पे। सो हमें पता चल गया कि 30,000 ही हमारा एनुअल टैक्स आएगा, लेकिन मंथली टैक्स हमारा 2500 डिडक्ट होगा। अब अगर हम क्यों ये जो है बेसिकली एम्प्लॉय ने इसी रेट के हिसाब से आपसे टैक्स डिडक्ट करना होता है। ये अब देखें कि जो पहले मैंने आपको फर्स्ट सब सेक्शन में फॉर्मूला बताया आपकी मंथली टैक्स डिडक्शन का, वो कितना आसान था, और अब मैं अगर बता रही हूँ ये इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैंने इसको भी क्लियर करने की कोशिश की है तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से किस तरह आपसे टैक्स डिडक्शन होनी है। 2.5 की परसेंटेज जो इस बंदे की सैलरी इस पर आई थी। अभी अगर हम ये करें कि मुझे इतना पता है आपके पास आपके एम्प्लॉई से आपको उसे पता है कि इसकी एनुअल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है ना, 12 लाख इसकी सैलरी है। तो अब 12 लाख के ऊपर 6 लाख के ऊपर ही जो तो एग्जाम्प्ट है, 6 लाख के ऊपर उसने टैक्स बनाना था तो 6 लाख पर उसने टैक्स बनाया 5 के हिसाब से, सॉरी तो 30,000 है। 30,000 को उसने 12 से डिवाइड किया, 2500 से पता चल गया कि मैंने 2500 डिडक्ट करना है। ये थी एक सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन वो कह रहा था एवरेज रेट ऑफ टैक्स, जिसमें हम लोगों ने कहा कि 6 को 12 से डिवाइड किया 0.025 आया। 0.025 एक डेसिमल है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज के लिए आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करके 2.5 आया। मंथली सैलरी इसकी 100 थी, वो सॉरी लाख थी। लाख का 2.5 हम लोगों ने निकाला तो वो क्या था 2500। तो वो इस तरह जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से हमें परसेंटेज पता चली और हमने उस सैलरी के ऊपर निकाला। 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 ही आपके पास आ जाएगा। सो बात वही पर है कि उस पर टैक्स 30,000 ही है। अब आपके ऊपर है कि आपने किस तरह जो है वो उसका टैक्स करना है, कि आपको किस तरह फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना इसका टैक्स डिडक्ट करना है। आप सिंपल एनुअल से रिवर्ट बैक कर लें कि एनुअल इतनी सैलरी बन रही है तो एनुअल और इतना टैक्स बन रहा है, तो उस टैक्स को 12 से डिवाइड करके निकाल लें कि मंथली मैंने इतना टैक्स डिडक्ट करना है। नहीं तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का जो उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है उस हिसाब से कर लें, वो कम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। अब यहाँ पर देखें, मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि हर सेक्शन में आपको 6 चीज़ें ही मिलेंगी मेजर। नंबर 1, किस इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट होना है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि सैलरी। नंबर 2, किस पर्सन का टैक्स डिडक्ट होगा, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा एम्प्लॉय का। नंबर 3, कौन टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, मतलब इस इनकम पर कौन टैक्स विद हेल्ड करेगा, वो है एम्प्लॉयर, जैसे इस सेक्शन में हम लोगों ने कवर किया।
नंबर 4 ये कि किस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होगा, तो वो हमें बता दिया गया कि जो आपका फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 1 में रेट स्पेसिफाई किया गया है उस रेट के हिसाब से होगा। अब 2 चीज़ें रह गई कि वो जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा है उसकी नेचर क्या है, और ये जो इनकम आपकी है जिस पर टैक्स विदहेल्ड हो रहा है वो किस सोर्स के अंदर, किस टैक्स रिजीम में आएगी। सो बेसिकली सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वो कह रहे हैं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, ये अपस्टैंडिंग क्लाउज होती है। मतलब यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि ये जो हम बात डिस्कस करने लगे हैं ना, प्रोविजन ऑफ लॉ डिस्कस करने लगे हैं, उसको वो सुपरसीड करेगी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो भी बात डिस्कस की गई है उसको एक दफ़ा पर आप साइड पर रखते हैं। सो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर पर्सन every person responsible for making payment for directorship fee or fee for attending board meeting or such fee by whatever name code shall at a time of payment deduct tax at a rate of 20% of the gross amount payable। So कह रहे हैं कि हर बंदा जो कि कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए या कोई फीस पे कर रहा है या डायरेक्टरशिप फी पे कर रहा है, जिस टाइम या किसी भी नाम से आप इस फीस को कह रहे हैं वो पे कर रहा है, उसने जिस टाइम ये फ़ी पे करनी है उस टाइम उसने जो टोटल ओवरऑल पेमेंट है उसका 20% टैक्स डिडक्ट करना है। जबकि सेक्शन 1 और 2 के अंदर एक स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट शेड्यूल के डिवीजन 1 के पार्ट 1 के अंदर एक रेट बताया गया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया कि ग्रॉस पेमेंट का 20% उसने पे करना है। मिसाल के तौर पर इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ये है कि अगर एक पर्सन लाख रुपया डायरेक्टरशिप पे कर रहा है, उसका 20% आप निकालें, 20,000 रुपये उसने उस लाख रुपए पे जो ग्रॉस पेमेंट है उसका 20% यानी 20,000 रुपये उसने टैक्स विदहेल्ड करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो सबसेक्शन 4 है वो आपको बता रहा है कि जो टैक्स डिडक्टेबल हो रहा है ना अंडर सबसेक्शन 3 वो एडजस्टेबल है। ये जो हमारी सैलरी का सैलरी से और ये जो आप डायरेक्टरशिप फी के लिए कोई पैसे पे कर रहे हो, ये सारे जो टैक्स आपसे जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है इसकी जो नेचर है, इस टैक्स की नेचर जो है वो एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये कि जो टैक्स आप पे कर रहे हो ये आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। मतलब इसको आप अपनी जो आप इनकम ऐड करते हो रिटर्न सबमिट करने के टाइम पे, तो यही जो टैक्स आपने किया होगा ना पे, उसको आप क्लेम कर सकते हो, ये एडजस्ट हो जाएगा आपकी उस टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कवर जिस सेक्शन में कवर नहीं हुई, जो मैं आपको साथ डिस्कस कर देती हूँ, मे भी शायद वो हर सेक्शन में ना कवर हुई हो, यही पॉइंट कि जो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लग रही हो इनकम किस कैटेगरी में फॉल करेगी। ये जो आपकी सैलरी इनकम होती है ना, ये बेसिकली नॉर्मल टैक्स रिजीम पर में आती है। मतलब इसके ऊपर जो नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगना है, जो रेट स्पेसिफाई किए गए हैं इस इनकम पर, उस रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है। सो आई होप ये जो फर्स्ट सेक्शन है आपको सैलरी का सेक्शन 149 ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस अगर क्लियर ना हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। सो अब चलते हैं सेक्शन 150 की तरफ। सेक्शन 150 जो है वो डील करता है डिविडेंड से, यानी अगर आपको डिविडेंड की सूरत में कोई पेमेंट, कोई पैसे आपको इनकम आ रही है तो उस पर भी आपसे टैक्स डिडक्ट होगा एज पर सेक्शन 150 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बिफोर टू डिस्कस सेक्शन आई थिंक यू हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज़ डिविडेंड। आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड होता क्या है। सो डिविडेंड बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ मैं तो ये होता है शेयर ऑन प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट ऑन शेयर। ये आपका शेयर के ऊपर प्रॉफिट होता है और ये बेसिकली मिलता है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर ये शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, यानी जो एक, यानी आप इसको ना थोड़ा बिजनेस के लिहाज से समझें कि जिस तरह एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती इन्वेस्टर की, और उनकी इन्वेस्टमेंट पे जो उनको मुनाफा होता है तो उनका भी तो वो प्रॉफिट ही होता है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है। इसी तरह जो कंपनी होती है उसमें दो मेजर बॉडीज होती हैं, एक होते हैं डायरेक्टर, एक होते हैं शेयर होल्डर। डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं उसके अफेयर्स को, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो बेसिकली कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं, यानी कंपनी के अंदर जो फाइनेंस लगाया हुआ होता है ना वो शेयर होल्डर ने लगाया होता है। जो ये फाइनेंस उन्होंने लगाया होता है वो उन्होंने अपने शेयर की सूरत में लगाया होता है, यानी वो उनके जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं
और उन शेयर के ऊपर, शेयर ही बेसिकली कंपनी का साथ साथ उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। उस शेयर के ऊपर जो फ़ायदा हासिल होता है, प्रॉफिट अर्न होता है, उस प्रॉफिट को हम कानून की ज़ुबान में डिविडेंड कहते हैं। ये जो डिविडेंड के ऊपर आपको कोई मुनाफा मिलता है वो भी एज़ पर सेक्शन 150 जो है वो टैक्सेबल है। किस रेट के हिसाब से वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एवरी पर्सन पेइंग अ डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड और कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन द स्पेशी एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। वो कह रहे हैं कि हर वो बंदा जो कि डिविडेंड पे कर रहा है उसने जो उस डिविडेंड के ऊपर आपको ग्रॉस अमाउंट रिसीव हुई है, उस ग्रॉस अमाउंट के ऊपर मतलब उस डिविडेंड पे जो आपको मुनाफा हासिल हुआ है ओवरऑल फुल, उस टोटल अमाउंट के ऊपर उसने आपसे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 1 में जो रेट स्पेसिफाई किया गया है ना, इस रेट के हिसाब से उसने आपसे टैक्स डिडक्ट कर लेना है। अब ये जो है वो बेसिकली कंपनी ही आपको डिविडेंड पे कर रही होती है, तो वो मेरे ख्याल से 25% रेट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर भी बेसिकली आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उनसे ये टैक्स डिडक्ट हो रहा है। कंपनी टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, ये रेट स्पेसिफाई किया गया है, इस रेट के हिसाब से ये टैक्स विद हेल्ड हो रहा है इस बंदे से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के डिवीजन 1 में बताया हुआ है। मैं उसकी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। एग्जांपल ये कि फ़र्ज़ करें एक मिस्टर जेड हैं, उनके किसी XYZ कंपनी में 100 शेयर हैं। 100 शेयर, 100 हर शेयर के ऊपर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अब जब हम हर शेयर पे 1000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अब हम इस चीज़ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि आपको टोटल 1 लाख जो है वो डिविडेंड की मद में आपको पेमेंट मिलनी है। अब 25% जो है वो इस पर टैक्स लायबिलिटी है उस रेट के हिसाब से, तो 1 लाख का 25% आप निकालें, 25,000 है, यानी 25,000 रुपये कंपनी ने डिडक्ट कर लेना है, 75,000 रुपये उसने आपको देना है, 25,000 रुपये वो गवर्नमेंट को टैक्स की मद पे जमा करवाएगी।